Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज की क्लास 25th रहेगी। इसके अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम है काफी नजदीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मॉक टेस्ट रहेगा और आप लोगों को इसका आंसर करना है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर वेल्थ इन अ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ होती है एक फर्म के अंदर, वो इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म। क्या केवल एक फर्म के अंदर पीपल एम्प्लॉयड होते हैं उससे पता चलता है? बिल्कुल नहीं। The book value of the firm's asset less book value of liability। book value जो assets की book value है उसमें से अगर हम liability को less कर देते तो उससे हमें पता चलेगी शेयर होल्डर के wealth का। या फिर the amount of salary paid to its employees, या फिर एक एम्प्लॉयर जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पेड कर रही है उससे शेयर होल्डर की वेल्थ का पता चलेगा। ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। द मार्केट पर शेयर एक फर्म की जो कॉमन स्टॉक होता है उसका पर शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उससे शेयर होल्डर की वेल्थ का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं एक बिजनेस के अंदर, उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, या फिर डी मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस। देखिए, अगर एक प्राइस की एक शेयर की जो रिटर्न आ रही है, अर्निंग आ रही है पर शेयर, अगर वो मैक्सिमम है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि उसके शेयर की मार्केट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए और जिससे उसकी जो अर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। Third, A would be an example of principal while A would be an example of agent। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका? इनमें कौन सा एग्जाम्पल है प्रिंसिपल का, कौन सा है एजेंट का? शेयर होल्डर मैनेजर या ओनर, अकाउंटेंट या फिर बॉन्ड होल्डर, शेयर होल्डर या बॉन्ड होल्डर। तो आई होप आपने अपना आंसर कर दिया होगा। तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते थे, शेयर होल्डर और मैनेजर के जो बीच में रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। जो शेयर होल्डर होता है वो इसमें प्रिंसिपल है और जो मैनेजर हो तो एज एजेंट काम करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ए। In the dash, the future value of all cash inflow at the end of the horizon at a particular rate of interest is calculated। कहता है इनमें से किसके अकॉर्डिंग किसी भी कैश इनफ्लो का, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट करती है वो किस लिए करती है कि फ्यूचर में से कुछ बेनिफिट मिलेगा, किसमें? कैश के अंदर। आज हम इन्वेस्ट करेंगे, आज हम हमारी तरफ से आउटफ्लो जाएगा, लेकिन पर ईयर इससे हमें कुछ कैश का इनफ्लो मिलेगा। ठीक है, तो उस फ्यूचर वैल्यू को एट द एंड ऑफ द टाइम होरिजन एट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रिस्क फ्री रेट से, कंपाउंडिंग टेक्निक से, डिस्काउंटिंग टेक्निक से, या फिर रिस्क प्रीमियम। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इजीली पता होगा जो हमारी बजटिंग की, हम जो बजटिंग करते हैं उसके कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल है कुछ मॉडर्न है। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जैसे हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है और IRR मेथड है या प्राइस इंडेक्स मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रही हूँ, वो सब मेथड है किस पे बेस्ड है? डिस्काउंटिंग टेक्निक की। मतलब जो फ्यूचर में जो हमारे पास इनफ्लो आएगा, आज उसकी हम वैल्यू निकाल के देखें तो उसको किस मेथड से यूज, उस पर कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिस्काउंटिंग टेक्निक। राइट ऑप्शन रहेगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स देखनी है। द डिविडेंड आर नॉट क्युमुलेटिव फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये बिल्कुल सही बात है। जो क्युमुलेटिव डिविडेंड को क्युमुलेटिव इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उसका एक टाइप है क्युमुलेटिव।
प्रीफरेंस शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर के उसमें बेस पे नहीं होता ये। दैट इज द कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेटर ईयर, क्योंकि जो हमारा क्यूमुलेटिव है उसके अंदर क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर्स को, प्रीफरेंस शेयर पर जो फिक्स डिविडेंड मिलता है, अगर इन केस किसी ईयर नहीं मिलता तो उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में पीछे वाला ऐड करके फिर दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है डिविडेंड आर टैक्सेबल। आज के टाइम में जो प्रोविजन है वो कह रहा है कि डिविडेंड्स आर टैक्सेबल। नहीं, जो डिविडेंड होते टैक्सेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी इनके ऊपर टैक्स पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, पहले उसके जो कंपनी को टैक्स देती है ना, पहले इंटरेस्ट देती है, फिर उस पर टैक्स देती है, और उसके बाद जो बच जाता है उसको एज ए डिविडेंड क्या करती है, शेयर होल्डर को पे करती है। तो जो टैक्स ऑलरेडी जब डिडक्ट हो गया तो शेयर होल्डर को डायरेक्ट मतलब इस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो सेकंड है वो रॉन्ग है। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो डी है कि फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड फॉल्स रहेगी। 6th क्वेश्चन, डैश इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। वो कौन सा प्राइस है जिसके ऊपर कोई बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है? क्या उसको रिडेम्पशन वैल्यू पे किया जाता है, फेस वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर या मैच्योरिटी पर? डेफिनेटली एक बॉन्ड होगा वो उसकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसकी मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर उस पर ट्रेड होती है। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, इन डैश अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर में अप्रोच दिए गए हैं। एक है जिसके अंदर इसको रेलिवेंट बोला गया है और कुछ है जिसमें इरेलीवेंट बोला गया है। तो कह रहा है जो रेलिवेंट है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की रेलिवेंट किसने बोला? क्या वो नेट इनकम ने बोला या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम ने अप्रोच ने, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर मिलर मोदीगिलानी अप्रोच? तो जो नेट इनकम अप्रोच है उसने बोला था कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना रेलिवेंट होता है। हालांकि थोड़ा वो तो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी कहता है, लेकिन जो रेलिवेंट होता है इसमें नेट इनकम अप्रोच ने बोला था। इसके अलावा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है और एमएम थ्योरी है, इन दोनों के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है वो इरिलेवेंट माना गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हम डेब्ट और इक्विटी लेकर चलते हैं उससे कंपनी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हेन डैश इज ग्रेटर देन 0 द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कहता किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए उसके अंदर कौन सा मेथड हम यूज करते हैं जिसमें अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, थर्ड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, मोदी-गिलानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है किसी प्रोजेक्ट की और उसके अंदर अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रोजेक्ट को। नाउ नेक्स्ट है 9th, डैश इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल कैश आउटले। कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया कि कौन सी अप्रोच है जो डिफाइन करती है कि जो हम इनिशियल कैश आउटले करेंगे उसको मिनिमम टाइम में, उसकी लेंथ ऑफ टाइम में हम उसको रिकवर कर लेंगे। ऐसा किसने बोला है? पेबैक पीरियड ने, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, या फिर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, या फिर बजटेड। तो जो हमारा पेबैक पीरियड मेथड है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको हम रिकवर कर लेंगे। वो किसका मेथड, किसका फॉर्मूला होता है? पेबैक पीरियड मेथड का। क्वेश्चन नंबर 10, डैश refer to the amount invested in various components of current asset। तो कह रहा है कि वो कौन सी अमाउंट है,
कौन है इसके अंदर जो रेफर करता है वो अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर जो वेरियस कंपोनेंट है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोला जाता है उसको, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो कौन सी होती है हमारी वेरियस कंपोनेंट में हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, वो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। 11 डैश is the length of time between the firm's actual cash expenditure and its own cash receipt. Question is saying कि वो कौन सा लेंथ ऑफ टाइम है किसके बीच के अंदर जो फर्म एक्चुअली कैश एक्सपेंडिचर करती है और बाद में उस पर रिसीट करती है। तो जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए एक कंपनी होती है, फर्म होती है, पहले क्या करती है इन्वेंट्रीज को लेकर आती है, ठीक है। जब इन्वेंट्रीज को ले आती है तो कुछ हो सकता है भाई कोई भी एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री थी उसको सेल करने में टाइम लग गया 15 दिन का, ओके। तो यहाँ पे उसका भी जो उन्होंने खरीदा था जिसके ऊपर पैसा लगाया था अभी वो 15 दिन तो ये लग गए। फिर उसको हो सकता है जब उसको सेल किया हो तो भी 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ उसके ऊपर पेमेंट मिली हो। तो जो टाइम पीरियड होता है कि आज हमने उसके ऊपर पैसा लगाया और 1.5 महीने के बाद उसके ऊपर पैसा हमें मिल रहा है, मतलब उसके ऊपर हमें रिसीट मिल रही है, तो ये जो पीरियड होता है इसको क्या कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। 12th डैश रेफर्स टू फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहता है इसमें इनमें से कौन सा है जिसका मोटिव क्या है, होल्डिंग सम कैश, वो अपने पास कुछ कैश रखती है किसके लिए, रूटीन एक्सपेंसेस करने के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब डे टू डे रूटीन में जो एक्सपेंसेस करते हैं जैसे वेजेस देनी हो या फिर कोई रेंट देना हो। रेंटल का मतलब है जैसे कि ये फेयर होते हैं टैक्सी वगैरह के, या फिर चाय पानी के जो खर्चे होते हैं, इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसके लिए कुछ कैश को क्या करती है, होल्ड रखती है अपने पास, एज ए यू कैन से कि पैटी कैश होती है हमारी। तो किस मोटिव से रखती है, स्पेकुलेटिव मोटिव से, ट्रांसैक्शन मोटिव से, प्रीकॉशनरी मोटिव से या फिर कंपनसेटिंग मोटिव। तो उसके पीछे ट्रांसैक्शन मोटिव होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन इज बी। 13 डैश refers to the length of the time allowed by firm to its customer to make payment for their purchases। कहता वो कौन सा लेंथ ऑफ टाइम है जो एक फर्म अलाउ करती है अपने कस्टमर को, किसके लिए, कि वो जो उसने परचेज किया उसके ऊपर पेमेंट कर दे। जैसे कि आप कुछ परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे आप उसको उधार पे ले आते हो, तो आपको उस फर्म ने क्या किया, टाइम अलाउ किया कि आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। तो उसको क्या कहेंगे, होल्डिंग पीरियड बोलेंगे या फिर पेबैक पीरियड बोलेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड कहेंगे या फिर क्रेडिट पीरियड कहेंगे। तो देखिए जो फर्म है आपको उधार दे रही है कोई सामान और आपसे एक टाइम देते कितने दिन बाद आप इसको पेमेंट कर सकते हो, तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट पीरियड। 14 क्वेश्चन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कोड। वो अमाउंट जो ड्यू होती है कस्टमर की कब, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब वो क्रेडिट पे सेल की जाती है। तो जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या हुआ, आपका वो डेटर बन गया है ना, फर्म के लिए तो डेटर हो गया, एक एसेट है। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रेड बैलेंस बोलेंगे, ट्रेड डेबिट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट या ट्रेड ऑफ। तो इसको क्या होगा हमारा, ये ट्रेड डेबिट हो जाएगा। 15 क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एवरी कंपनी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एंड डैश। जब एक क्रेडिट पॉलिसी बनाई जाती है किसी कंपनी की, क्रेडिट पॉलिसी मीन्स जब कोई कंपनी उधार पे पैसा देती है, ठीक है, वो लार्जली किस पर इन्फ्लुएंस करती है, किसी भी कंपनी की। मान लीजिए किसी कंपनी का काम क्या है, क्रेडिट देना, तो उसकी जो पॉलिसीज होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, लिक्विडिटी और अकाउंटेबिलिटी पर, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी, लायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी या फिर लायबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक किसी भी कुछ कंपनी है जो उधार पे पैसा देती है, उसकी जो क्रेडिट पॉलिसी वो डिपेंड करती है उसकी लिक्विडिटी, उसके पास कितने लिक्विडिटी है, और प्रॉफिटेबिलिटी और कितना पैसा वो कमा रही है उसकी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी क्रेडिट पॉलिसीज बनाती है। सो राइट ऑप्शन इज बी। XYZ is an oil based
बिजनेस कंपनी, एक XYZ कंपनी है विच डज नॉट हैव एडुकेट वर्किंग कैपिटल, इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं। वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझे, जो करंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, मींस उनकी मतलब इंसोल्वेंट है किसके अंदर, वर्किंग कैपिटल, उनके पास लिक्विडिटी नहीं है ना, लिक्विड नहीं है, कैश इन हैंड नहीं है। इट फेल्स टू मीट इट्स करंट ओब्लिगेशंस, और ये अपनी करंट ओब्लिगेशन को मीट करने में नाकामयाब है। विच लीड टू बैंकक्रप्सी, इसकी वजह से बैंकक्रप्ट हो गई है। आइडेंटिफाई क्योंकि हो सकता है उसका उधार बहुत ज्यादा हो रखा लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, तो उसके पास करंट में पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डिसीजन इन्वॉल्व टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ बैंकक्रप्सी, अब वो कह रहा है उनको वो कौन सा डिसीजन है, उस डिसीजन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस तरह की सिचुएशन को फेस करने से बचने के लिए। तो क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, या फिर फाइनेंस डिसीजन। तो देखो जो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका, लिक्विडिटी डिसीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इंप्रूव द करंट रेशियो, जब करंट रेशियो की बात करते हैं तो जो हमारी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो कह रहे हैं इनमें से क्या है इंप्रूव नहीं करेगा इसको। बोरो शॉर्ट टर्म टू फाइनेंस एडिशनल फिक्स्ड एसेट, तो ये बिल्कुल सही है। इशू लॉन्ग टर्म डेब्ट टू बाय इन्वेंट्री, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आपका करंट रेशियो इंप्रूव होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म डेब्ट लेते किसके लिए, इन्वेंट्री के लिए, तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी। ओके, इससे आपका करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज अनचेंज्ड, ग्रोस प्रॉफिट है हमारा वो अनचेंज्ड है, मतलब चेंज नहीं हुआ है, बट द नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन, मतलब जो प्रॉफिट था हमारा ग्रोस प्रॉफिट लास्ट ईयर्स के अंदर भी वही चल रहा था, वो तो अनचेंज्ड है, लेकिन जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो डिक्लाइन हो गया ओवर द सेम पीरियड। दिस कुड हैव हैपेंड इफ, ऐसा कब हो सकता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज्ड रिलेटिव टू सेल्स, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाए तब ऐसा होगा, जब नेट मार्जिन हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, या फिर सेल्स इंक्रीज रिलेटिव टू एक्सपेंसेस, अगर सेल हमारी इंक्रीज हो जाती है एक्सपेंसेस से तो उससे क्या हमारा नेट मार्जिन डिक्लाइन होगा, या फिर गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स रेट्स, या अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है, या फिर डिविडेंड वर्ड डिक्रीज, या डिविडेंड को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो बाय डिफरेंस जब नेट प्रॉफिट की बात की जाती है, नेट प्रॉफिट कब दिया जाता है, जब हम पहले तो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं और उसके बाद टैक्स पे करते हैं, तो ग्रोस प्रॉफिट तो कह रहे बिल्कुल सही जा रहा है, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स या फिर सेल्स इनके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, टैक्स के ऊपर वो आ रही है, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम टैक्स भी पे करते हैं, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट तो हमारी अनचेंज्ड है तो इनको तो हम देखेंगे ही नहीं। तो अब हमारे किसके ऊपर डिपेंड आ रही है, जो हमारी प्रॉफिट मार्जिन इसलिए डिक्लाइन हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन रहेगा सी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।